अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोटा में क्रांति। देखो, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर कोटा के अंदर जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का कारण क्या था, कोटा के लोगों ने क्यों क्रांति कर दी। जैसे पहले भी आपको बाकी में भी बताया था कि उनके अलग अलग कारण थे, तो यहाँ कोटा के लोगों ने भी क्या किया था, कारण किया। देखो, अलग अलग कारण बताए जाते हैं। जैसे तत्कालीन जो एजीजी था जॉर्ज लॉरेंस, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कोटा के जो महाराज थे राम सिंह सेकंड, उस समय उनको जो ब्रिटिश अधिकारियों ने, यानी जो वहाँ के कोटा के उस समय के पॉलिटिकल एजेंट जो बर्टन थे, उन्होंने जो गुप्त परामर्श दिया था वो कोटा के क्या हो गया, सैनिकों को मालूम हो गया था। इस कारण कोटा के सैनिकों ने क्या कर लिया था, विद्रोह कर लिया था। लेकिन गहराई बहुत अलग है, इनसे बहुत अलग है गहराई, ये सत्यता नहीं है। क्योंकि इस समय के यहाँ के लोगों में काफ़ी लंबे समय से क्या कर रहा था, लोगों के अंदर ब्रिटिश जो सत्ता थी उसके विरुद्ध आक्रोश था। और जो यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट ने जो महाराज की सलाह दी थी, उसने तो बारूद के ढेर में केवल एक चिनगारी का ही काम किया था। जैसे केंद्रीय स्तर पर इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, वैसे यहाँ कारण था इसका तत्कालीन जो कारण था वो पॉलिटिकल एजेंट द्वारा कोटा के महाराव को दी गई सलाह, जिसमें कुछ अधिकारियों का क्या किया था, वहाँ से हटाने का परामर्श दिया था। और जब विप्लव प्रारंभ हो गया तो उसके बाद कोटा की जो सेना के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध इतना आक्रोश था कि खुद कोटा के महाराव भी सेना पर क्या कर रहे, विश्वास नहीं कर सके थे। तो ये सारी वो बातें थी जिनके कारण क्या हुआ था, कोटा के अंदर क्रांति हो गई थी। अब देखते हैं इस घटना की तरफ। हालांकि कोटा के अंदर जो क्रांति की शुरुआत है वो होती है, कब होती है, ये तो 15 सितंबर है। 15 अक्टूबर 1857 को क्या होती है, शुरुआत होती है। अब देखो, 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में क्या होता है, कोटा जाने का इसको आदेश मिलता है, इसको कोटा भेजा जाता है। तदन अनुसार कोटा महाराव के वकील थे, है ना। तो जो कोटा महाराव के जो वकील थे, वकील मेजर बर्टन को लेने के लिए क्या होते हैं, निमच। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है कि 3 जून को जो होता, 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हो जाता। वहाँ विद्रोह करते हैं, तो वहाँ उस विद्रोह को दबाने के लिए इस मेजर बर्टन को क्या किया जाता, जून 1857 के अंदर कोटा जो कंटेनमेंट है उस कंपनी को लेकर वहाँ दबाने के लिए भेजा जाता है। तो जब ये वहाँ विद्रोह दबा रहा होता है और वापस वो कोटा लौटने को जब तैयार होता है, तब उस समय के लिए उसको मना कर देते हैं। कोटा महाराव ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया कि अब वहाँ की स्थिति क्या है, उतनी अच्छी नहीं, इस कारण आप वहाँ नीमच में ही रुक जाओ, कोटा नहीं आओ। तो थोड़े समय के लिए ये क्या हो गया, मेजर बर्टन वहाँ रुक गया। लेकिन इसकी इच्छा थी कि वो वहाँ आए, और वहाँ से जो सूचनाएं मिल रही थी विद्रोह की, उसके आधार पर उसका ये विचार किया, अगर मैं कोटा में होऊंगा तो क्या होगा, तत्कालीन परिस्थितियों का सामना अच्छी तरीके से करेंगे और कोटा के महाराव का हौसला भी बढ़ेगा। लेकिन वहाँ से जब सूचनाएं अच्छी नहीं मिल रही थी, इसी कारण वो क्या करके वहाँ नहीं आए। और बाद में जब थोड़ी स्थितियों पर महाराव ने कंट्रोल किया और इधर इनके जब आने की इच्छा ज़्यादा थी, तो महाराव ने जो अपने वकील थे नंद किशोर, ध्यान रखना नाम, इनके वकील थे नंद किशोर, तो नंद किशोर को मेजर बर्टन को लेने के लिए वहाँ पर भेजा था। हालांकि मेजर बर्टन ने भी इनको कहा था इस समय वहाँ कोटा लौटने के लिए उचित समय नहीं है, वहाँ ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा, इस कारण वहाँ पर नहीं लौटना चाहिए, है ना। और बाद में कुछ परिस्थितियाँ जब शांत होने लगी, महाराव ने भी अपने सैनिकों से कहा था कि वो एजेंट के प्रति किसी प्रकार का नहीं करे, तब इसने सूचना भेज दी थी कोटा के महाराव ने कि अब आ सकते हो, है ना, अब आपको कोई जान को खतरा नहीं है। तो इस तरीके से कोटा के महाराव के आमंत्रण पर, यानी लेने के लिए जब यहाँ के वकील नंद किशोर जी गए थे, तब इनके साथ में ये यहाँ आ जाते। लेकिन जब नंद किशोर जी चंबल नदी पार कर लेते हैं, तो उसके बाद में इनको फिर जो समाचार मिलते हैं, इसके आधार पर इसने मेजर बर्टन को सुझाव देते हैं कि हम यहाँ रह, अभी 2-3 दिन या 4 दिन जो भी है, थोड़ा यहाँ रुक जाएं, हम आगे नहीं जाएं। लेकिन जो मेजर बर्टन का जो पुत्र था, उसने जो नंद किशोर की इस बात को ध्यान नहीं दिया, इस तरह सुना ही नहीं, और वो वहाँ बिना रुके हुए भी आगे बढ़ते रहे। और इस तरीके से मेजर बर्टन ने भी नंद किशोर से कहा था कि यदि कोटा में उसकी आवश्यकता नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो बूंदी चला जाएगा, है ना, कोटा को वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अब नंद किशोर ने देखा कि भाई अब जब इनको जाने का निश्चय कर लिया कोटा में, तो मैं क्यों खामा कहा
आपत्ति करूं। तो इसी तरीके से उसने क्या कर दिया, फिर कुछ भी नहीं बोला ये नंद किशोर और साथ साथ में चल पड़ा। तो वहाँ से ये 5 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ में कहाँ से हुए, कोटा के लिए रवाना हो गए, है ना। बाकी अपने जो भी थे पुत्र पत्नी वगैरह उनको पीछे छोड़ दिया, जिसमें मेजर बर्टन की पत्नी, उसकी पुत्री और उसके 3 जो पुत्र है उसको नीमच में ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो नीमच से 5 अक्टूबर को ये रवाना होते हैं और 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ में कहाँ पर पहुँचते हैं, कोटा पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब ये डेट ध्यान रखना, 12 अक्टूबर को ये क्या पहुँचते हैं, कोटा। और उसी दिन दिल्ली का पतन हुआ, यानी दिल्ली के अंदर अंग्रेजों की क्या होती है, विजय हो जाती है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवसर पर महाराव कोटा ने क्या की, तोहफों की सलामी दी। तो उनके कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, तो राम सिंह द्वितीय को इस दिन क्या की गई, तोहफों की सलामी दी। यानी कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था, इस सफलता के ऊपर क्या किया था, यहाँ पर तोहफे चलाई थी और तोहफे चला करके अपनी जो खुशी है उस खुशी को यहाँ पर क्या किया था, अभिव्यक्त किया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई। ठीक है, तो इससे भी जो ब्रिटिश विरोधी तत्व थे उनमें बड़ा गुस्सा आया, महाराज के प्रति भी हुआ। अब क्या होता, दूसरे दिन कोटा महाराज ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट से मिलने के लिए उनके निवास पर गए। अब देखो आया तो क्या हुआ, उसके दूसरे दिन यानी 13 अक्टूबर को, कौन कितने की बात हो रही है, 13 अक्टूबर को वहाँ पर क्या हुए थे, मिलने के लिए गए, है ना, कोटा महाराज किससे, मेजर बर्टन से। और फिर उसी दिन शाम को पॉलिटिकल एजेंट अपने दोनों पुत्रों के साथ में यहाँ पर क्या आए, मिलने के लिए आए। ठीक है, अब तो इस तरीके का ये जब दोनों के बीच में मेल मिलाप चल रहा था और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अपनी बातचीत के दौरान जो पॉलिटिकल एजेंट यानी बर्टन ने महाराज से अनुरोध किया कि वो अपने कुछ सहयोगियों को, है ना, कुछ सहयोगियों को क्या कर दें, वो सेवा मुक्त कर दें। अब यहाँ आया तो इस गुप्त मंत्रणा हो रही थी, हालांकि गुप्त मंत्रणा में उसने कहा कि आपके जो 5-7 आदमी हैं उन आदमियों को क्या कर दो, आप सेवा मुक्त कर दो। जिसमें उसने मुख्य रूप से जैसे एक तो बंदा था जयदयाल और दूसरा था मेहराब का, इनको तो क्या करना था, दंडित करने को कहा था कि भाई इनको तो पकड़ करके क्या कर लो, बर्खास्त तो करना ही और पकड़ कर दंडी कर लो, और जो रतनलाल और जियालाल है उसको क्या कर दो, सेवा से हटा दो। अब जब ये बात थी तो ये बात क्या होगी, बाहर आ गई। किसी भी तरीके से ये बात इन जो लोगों तक पहुंच गई, सेना तक पहुंच गई, जयदयाल मेहराब खां तक पहुंच गई। तो इस बात को लेकर के क्या हुआ, इनके अंदर ब्रिटिश विरोधी भावना का क्या हुआ, इनके अंदर संचार हो गया, है ना। और अब लोगों के अंदर मेजर जो बर्टन है उसके प्रति आक्रोश हो गया और उन्होंने मेजर बर्टन से इसका बदला लेने का फैसला कर लिया। अब यहीं से होती है क्रांति की यानी घटना की इस शुरुआत होती है। ठीक है, अब तो क्या होता, इस तरीके की जब घटना हो जाती है और इस घटना के बाद में जो कोटा कंटेनमेंट जिसको लेकर के मेजर बर्टन नीमच जाते उसको बाद में आगरा में भेजते, तो सितंबर 1857 में ये कोटा कंटेनमेंट भी क्या होती है, विद्रोह। तो इसके विद्रोह की सूचना भी यहाँ कोटा में आती है, जिससे यहाँ की सेना में उत्तेजना फैल जाती है और जो गुप्त मंत्रण जो इनके बीच में विचार विमर्श हुआ था ये भी क्या हुआ था, बाहर प्रकट हो गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कोटा की सेना यानी कोटा की जो पलटने हैं वो कब करती है, 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दी। कोटा महाराव की पलटनों ने क्या किया, 2 पलटनें थी, है ना, 2 पलटनें, एक का नाम था नारायण पलटन, नारायण पलटन के तो सभी सैनिकों ने, और दूसरी थी भवानी पलटन, भवानी पलटन के अधिकांश जो सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र, यानी जब इन्होंने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का देखो नेतृत्व करने वाला, हालांकि आगे नाम आ जाएंगे, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे, एक तो था वकील ये जयदयाल। अब देखो वकील जयदयाल का क्या था, वकील जो था जिसको लाला जयदयाल के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या था, पहले वकील था कोटा के महाराव का, कोटा और हाड़ौती का भी साथ में था जो इसके पास ही काम था और महाराजा की काम करता था। लेकिन इस क्रांति से पहले इसको क्या कर दिया था, अंग्रेजों के दबाव के कारण इसको इसके पद से हटा दिया था। दूसरा अंग्रेज सेना का अंदर जो नेतृत्व करने वाला था रिसालदार मेहराब खान था। तो इन दोनों ने ही क्या किया था, इस जो विद्रोह, इस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो इस नेतृत्व के अंदर क्या किया गया, हमला किया गया जिसमें मेजर बर्टन को मार दिया। यानी उसका जो घर था, घर के अंदर घुस करके इन्होंने सीढ़ी की सहायता से घर में घुसे और वहाँ पर जा करके इन्होंने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। मेजर बर्टन की हत्या कर दी। उनके 2 पुत्र थे जिनका एक का नाम फ्रैंक था, एक का नाम ऑर्थर था, है ना, ये ध्यान रखना, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। इन दोनों की इसने क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके अलावा एक असिस्टेंट सर्जन था
उसकी भी हत्या कर दी। असिस्टेंट सर्जन का नाम है डॉक्टर सेडलर, यहाँ लिख देता हूँ डॉक्टर सेडलर, है ना। ये ध्यान रखना, ये जो अभी 2018 फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा था उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे और इसमें से कौन कौन से यहाँ मारे गए थे कोटा में विप्लव। और एक स्थानीय क्रिश्चियन डॉक्टर की हत्या, तो उस क्रिश्चियन डॉक्टर का क्या नाम था? उस क्रिश्चियन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सेविल कांटम, है ना। तो इसकी क्या, इनका ध्यान याद, कौन कौन मारे गए थे? मेजर बर्टन मारा गया था, उसका बेटा फ्रैंक और ऑर्थर मारे गए थे। एक जो डॉक्टर, 2 डॉक्टर मान लो, डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर सेविल कांटम, ये यहाँ के क्या हुए, इस विप्लव के अंदर ये मार गए थे। और यही नहीं, अब देखो इतना ही काफ़ी नहीं था, इन्होंने इनको मारने के बाद क्या किया था, जो मेजर बर्टन उसका सिर काट लिया और क्रांतिकारियों ने उसे अपने साथ ले गए और क्रांतिकारियों को जनता का भी क्या मिला, सहयोग मिला और इससे इसने क्या कर लिया, आंदोलन का रूप। क्रांतिकारियों ने इसके जो मेजर बर्टन के शहर को पूरे शहर के अंदर घुमाया और लोगों को कहा कि अगर वो जो भी विद्रोहियों को कहा उनका साथ नहीं देंगे न, तो उनकी भी स्थिति इसी तरीके से की जाएगी। अब देखो यहाँ संघर्ष बहुत ही चलने लग गया था। कोटा में क्रांति में जयदयाल, है ना, या जो नाम आ गया इस नाम को भी ध्यान रखना, यह नाम आया जयदयाल माथुर और जो मेहराब खां की मुख्य भूमिका, जिसका मैंने पहले ही वर्णन किया। अब देखो ब्रिटिश सेनाओं को, है ना, ब्रिटिश सेनाओं को पीछे हटना पड़ा यहाँ पर और 5 महीने तक लगातार क्या हुआ, कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार बना रहा। कोटा महाराव की स्थिति एक बंदी की तरह हो गई थी। अब कोटा महाराव ने सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया, एजीजी को भी लेटर लिखे, हालांकि वो सारे लेटर पकड़ लिए गए। फिर उन्होंने उदयपुर के महाराणा से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इधर कोटा का शासक था उसको भी क्या किया था, इसकी सहायता के लिए लिखा। और महाराव ने फिर क्या किया था, जब तक नहीं आई तो महाराव ने अपनी तरफ से आदमी भेजे थे, एक देवीलाल को भेजा था जिसे विद्रोहियों ने मार दिया था। और बाद में वहाँ का एक जो मंदिर था, उस मंदिर के जो पुजारी है, उस पुजारी के माध्यम से दोनों के बीच में क्या हो गया था, समझौता हो गया था। और इस कारण फिर क्या था, इनके बीच में जो मथुराधीश वहाँ का मंदिर था, गोसाई जी करके वहाँ के जो पुजारी थे उनके बाद समझौता हो गया, जिनके कारण एक 9 शर्तें थी, जिन शर्तों पर कोटा के महाराव को क्या करवा दिए कि हस्ताक्षर करवा दिए। उसमें एक शर्त ये थी कि जिसमें ये लिखवाया गया था कि जो मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की जो हत्या की गई वो महाराव के क्या की गई है, आदेश से की गई है। और बाद में लाला जयदयाल को महाराव ने अपना मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या कर रहा था, संघर्ष चल रहा था। अब देखो आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव का भी हाथ था, संभवतः इसलिए मेजर बर्टन को नीमच से वापस बुलाया। अंग्रेजों ने उस पर यह आरोप लगाया था, विशेषकर कर्नल जो ईडन था उसने इस पर यह आरोप लगाया था कि इसके अंदर मुख्य रूप से महाराव का हाथ था और महाराव ने भी वहाँ से क्या किया था, इनको बुलाया था। और इसी तरीके की बातें जो रिसालदार था मेहराब खान, उसने जब सिंधिया के साथ में भी जो पत्र व्यवहार किया था तब भी लिखा था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया था तब भी अंग्रेजों को यही बताया था कि महाराव के आदेश पर ही उन्होंने की बाकी वो तो क्या दोस्त मत, वो तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश एजेंट मेजर बर्टन की हत्या की जांच, अब क्या किया गया, इसकी हत्या कैसे हुई, क्या हुई, इसकी जांच के लिए फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया गया, एक आयोग की नियुक्ति की, जिसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कोटा महाराव को मेजर बर्टन की हत्या के लिए क्या किया था, जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि देखो इसकी जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अंदर तो इसको हत्या के लिए तो निर्दोष था, लेकिन इसमें इसने अपने कोई प्रयास, सहानुभूति, इस मामले में उसको क्या कर दिया था, दोषी ठहरा दिया था। किसको, कोटा महाराव को, है ना। तो इस कार्रवाई से भी क्या हुआ, बहुत यहाँ पर भी आक्रोश फैलना था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज क्या कर रहे थे, अब जीत गए, जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि अब स्थानीय शासकों का सहयोग लिया जाए। और उनका ऐसा भी नहीं था कि ऐसे काम से ही हाड़ौती क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उनको ज़्यादा सेना भेजनी पड़ेगी और साथ में इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, विद्रोह भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण अंग्रेज जो सरकार थी फिर उसने क्या किया, जो केंद्रीय सरकार थी उसने इस क्षेत्र में क्या कर दिया, महाराजों को माफ़ कर दिया था, है ना। संभवतः यही कारण एजेंट गवर्नर जनरल ने महाराज, यानी जो इसी कारण अब जो राजस्थान का जो एजीसी था उसने क्या किया, 15 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश की। लेकिन इन सब के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने, जो मैंने अभी बताया ये कारण था, इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया
कोटा के जो महाराव को दोष मुक्त करार कर दिया, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि अब क्रांति दबाई जा चुकी, अब शासकों को क्या बना दिया जाए, मित्र बना दिया जाए। लेकिन थोड़ी बहुत इनको फिर क्या की गई थी, सज़ा भी देंगे, है ना। तो वो सज़ा क्या देंगे हम आगे देखेंगे। इधर क्या था, कोटा के जो महाराव ने अपने आप को इस घटना से बिल्कुल अलग बताया। उसने मेजर बर्टन की नरसिंह हत्या पर दुख प्रकट किया कि उनकी, उसने निरंतर लेटर भी लिखता रहा। जब उसकी स्थिति बंदी की तरह हो गई थी, कई सारे उसके पत्र विद्रोही ने पकड़ लिए थे, पहुंच नहीं पाए थे, उसके एजेंटों की हत्या कर दी थी। लेकिन फिर भी जैसे उनको मौका मिला, कुछ जो उसके पक्ष के राजपूत लोग उनके पक्ष में है, तो उनके माध्यम से भेजा और ब्रिटेन सरकार से समायाचना भी की कि भाई इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी खुद की स्थिति भी ऐसी थी कि वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि उसको भी क्या कर रहा था, बंधक बना लिया था। उसने कहा था भाई कि मैंने तो, मेरे परिवार की चिंता थी, उसको भी मैं उदयपुर के महाराणा को लिखा था, मदन पाल जी को, जो मेरे रिश्तेदार थे वो आ गए थे, एक मेरे साला जी सेना लेकर, नहीं तो मेरी भी स्थिति क्या होती, खराब हो जाती। मेरे को भी पता नहीं मैं कितने दिन जीवित रहूँगा, तो इसलिए मुझे तो कोई पता नहीं है कि अब इसको किस तरीके से, इनकी रक्षा मैं कैसे कर पाऊँ। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश से ये भी अनुरोध किया कि कोटा से क्रांतिकारियों को हटाने के लिए ब्रिटिश सैनिक सहायता भी तुरंत क्या की जाए, भेजी जाए। और वास्तविकता ये थी कि कोटा में पूर्णतः, अब देखो ये तो दोनों के मत है, वास्तविकता कोटा का नियंत्रण कोटा महाराव पर एक प्रकार से अपने किले में बंदी था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इस कारण जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोटा का महाराव जिम्मेदार नहीं था। और बाद में हालांकि उसे क्या कर दी गई, आम माफ़ी भी दे दी गई। हालांकि फिर भी अंग्रेज़ों ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब देखा कि इस तरीके से सज़ा क्या करेंगे, देंगे तो क्या होगा, अब ऐसे दंडित करने से फिर स्थिति ठीक नहीं रहेगी और मैसेज भी गलत जाएगा, और काफ़ी सारे राजपूत वर्ग और इनसे संबंधित और लोग हैं वो भी क्या हो सकते थे, विरोधी हो सकते। तो इन्होंने क्या करो कि उनको पता था कि राजपूतों में मान सम्मान का बहुत रहता है, तो इसको मान सम्मान के द्वारा ही इसको उनको क्या किया जाए, दंडित किया जाए। तो कोटा महाराव को वैसा ही किया गया। पहले कोटा महाराव को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, वो घटाकर अब कर दी गई 15 कर दी गई। अब भाई 15 तोपों की ही आपको सलामी दी जाएगी। इसके अलावा जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब बाद में आते हैं बाहर, तो सभी राजाओं को बुलाया जाता, लेकिन उसमें कोटा के महाराव को नहीं बुलाया जाता। ये काफ़ी प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर क्या किया जाता, नहीं बुलाया जाता। अब इनकी मांग के ऊपर और इधर एजीजी के जो बुलावे पर एक सेना की टुकड़ी बॉम्बे से आती है यहाँ पर, है ना, बॉम्बे से यहाँ पर एक जो सैनिक टुकड़ी है वो भेजी जाती है, और उसके नेतृत्व कौन करते हैं, मेजर जनरल रॉबर्टसन। इसके अंदर 5500 सैनिकों की जो एक टुकड़ी है वो यहाँ आती है, और यहाँ क्रांतिकारियों के साथ में क्या करती है, काफ़ी लंबा संघर्ष चलता है इनके बीच में भी, और फाइनल रूप से ये क्या करती है, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 30 मार्च तक संपूर्ण कोटा शहर पर ये क्या करती है, कब्जा कर पाती है। और इस संघर्ष के अंदर 120 से 30 जो क्रांतिकारी वो क्या करते हैं, मारे जाते हैं। 29 मार्च को क्या किया जाता है, नगर पर आक्रमण प्रारंभ हुआ, परंतु क्रांतिकारी बचने के लिए उनका केवल एक सैनिक हरदयाल क्या हुआ, मारा गया था, बाकी सारे भागे थे। हरदयाल मारा गया, है ना, और साथ में मेहराब खां का जो भाई करीम खां था उसको पकड़ करके फिर बाद में अंग्रेजों ने उस पर क्या कर दी, फांसी। बाकी लाला हरदयाल, मेहराब खां और भी विद्रोही वो यहाँ से क्या हो गए, भाग गए थे। अब यहाँ से भागने के बाद हालांकि सरकार ने काफ़ी समय बाद पहले आगरा के आसपास के वहाँ इस इलाके से इस मेहराब को पकड़ कर लाया, और फिर ला करके उसी जगह फांसी पर लटकाया जहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, मेजर बर्टन की क्या की थी, हत्या कर दी थी। और इसके अलावा लाला जो जयदयाल है ये काफ़ी समय तक नहीं पकड़ा गया था, बाद में जाकर के अंग्रेजों ने, ये फिर साधु भी बन गया था। फिर अंग्रेजों ने इसी बात का काट, एक जो लीलिया करके व्यक्ति था उसको भी साधु बनाया, इसके पास चेला बनने के लिए भेजा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयासों के बाद में इसको पकड़ पाए थे, जिसके लिए पहले इसने कोटा, बुंदीन, जयपुर सभी राज्यों ने इस पर क्या कर लिए थे, इनाम घोषित कर लिए थे, और आखिर पकड़ लिया गया, और उसी को कोटा में लाकर उन्हीं जगहों पर क्या कर दी, फांसी लगाई गई। और जहाँ पर किसको फांसी, जो जहाँ इनको मेजर बर्टन और उनको क्या किया गई थी, उनकी हत्या की गई थी। और उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने गोलीबारी की सहायता से नगर में प्रवेश किया। नगर के लोगों पर बड़ी मात्रा में इन लोगों ने क्या किया, अत्याचार किया, लूट खटोच मचाई, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, और काफ़ी सारे जो लोग थे उनको बिना मतलब उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी। पूरे समूचे नगर को क्या कर दिया, कोटा शहर को धूल जर्जरित कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। और इसके बाद ये उन गांवों में भी गए अंग्रेज जहाँ कहीं अब लाला हरदयाल और ये मेहराब खां जहाँ
भागे थे। जहाँ से भी इनको सहायता मिली, जिन लोगों से उन पर आर्थिक दंड लगाए, उनके घरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उनके फसलें नष्ट कर दी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने पूरा इस क्षेत्र में जो लूट का नंगा तांडव मचा दिया था। और इस तरीके से जाकर के आखिर बाद में इन लोगों के पकड़े जाने के बाद ही क्या हुई थी, ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो पाया था। और अंत में इनको क्या कर दिया, जब फांसी वांसी करके इनको क्या कर दिया, मामला समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद।